वेलकम व्यूअर्स। मैं यहाँ से अपने आसपास होने वाले नेचर में होने वाले फिनोमिनन को साइंस की मदद से आसान भाषा में रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आते हैं या फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं जीवन को साइंटिफिक नज़रिए से देखने का जो पर्पस है वो पूरा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने फर्स्ट साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। वो है नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि कैट्स, डॉग्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स टाइगर या फिर डॉल्फिन, ये रात में शिकार कैसे कर पाते हैं। इतनी डीम लाइट्स में भी जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, इंटेंसिटी बहुत कम होता है, वैसे लाइट में ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनके अपने शिकार को कैसे देख लेते हैं। तो ये जो कैट्स होते हैं और इनमें एक ग्लो आता है, जब भी आप इनके आईज़ को डार्क में देखेंगे तो इनमें एक ग्लो सा नज़र आता है। आखिर ये ग्लो कैसे होता है, इसका रीज़न्स सबसे पहले ये रीज़न्स अगर हम जानें तो नॉकटर्नल एनिमल्स, खासकर जो कैट स्पेसीज़ के जो एनिमल हैं वो हमारे आई के कंपैरिजन में 16%, यानी हमें अंधेरे में या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितनी लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत है उससे कंपैरिजन में 16% लाइट में वो चीज़ों को देख पाते हैं। दूसरा, हमारा जो पुपिल है यानी हमारे आँख का सबसे आगे का पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन होता है इसे हम आई बॉल कहते हैं। हमारे ह्यूमन आई बॉल के कंपैरिजन में ये जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, कैट कैटेगरी से जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो पुपिल होता है 50% ज़्यादा ओपन होता है, यानी वो बड़ा हो जाता है इन केस ऑफ द डीम लाइट। अगर वो लाइट कमज़ोर है तो 50% उसकी साइज बढ़ जाएगी। साइज के बढ़ने का सिंपल रिजल्ट होता है कि ज़्यादा लाइट इंटर होते हैं उसके आईज़ में और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाता है। दूसरा, हमारे कंपैरिजन में यानी ह्यूमन बीइंग कंपैरिजन्स में जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में देख पाते हैं उनके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी वैसे सेल्स जो कि धीमी से धीमी रोशनी को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं कैट्स में। वहीं दूसरी तरफ ये बात है कि जो नॉकटर्नल एनिमल्स हैं उनमें एक सेल्स होता है ठीक रेटिना से पीछे। इस सेल को कहते हैं पर्दे जैसा सेल होता है, इसे कहते हैं टेप्टम लूसिडम। ये एक सेल है जो कि प्लाज्मा से बने होते हैं और ये एक साइनी सरफेस होता है ठीक रेटिना से पीछे। कैट के आईज में जो लाइट इंटर होती है वो कई रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ लाइट जो होते हैं डायरेक्टली रेटिना पे फॉर्म होते हैं और रेटिना पे इंसिडेंट होते हैं, गिरते हैं और वो इमेज को फॉर्म करते हैं, जबकि कुछ लाइट जो होते हैं डायरेक्टली टेप्टम लूसिडम पे फोकस करते हैं। और जो टेप्टम लूसिडम होता है एक तरीके से सिल्वरी लाइनिंग होता है, सेल्स होते हैं जो कि लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो लाइट टेप्टम लूसिडम से रिफ्लेक्ट होता है वो काफ़ी एम्पलीफाइड होता है, यानी आम रोशनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड तरीके से उसको फिर से रेटिना पे फोकस किया जाता है और इन्हीं में से कुछ लाइट जो होते हैं वापस इन एनिमल्स के आई से बाहर भी निकलते हैं। तभी ये जो एनिमल्स होते हैं ये डीम लाइट्स में इनकी आई शाइनिंग करती है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग का नहीं होता। तो हमने देखा कि जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं एक तो वो 16% हमारे कंपैरिजन में 16% लाइट में ही चीज़ों को देख पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनका जो सबसे पहला रीज़न है कि आई बॉल यानी पुपिल काफ़ी बड़ा होता है डीम लाइट में, काफ़ी हमारे आईज कंपैरिजन में 50% ज़्यादा खुल सकता है। दूसरा, उसमें टेप्टम लूसिडम नाम का एक सेल्स पर्दा होता है जो कि डायरेक्टली एम्पलीफाइड करके लाइट को फिर से रेटिना के पास ट्रांसफ़र करता है एम्पलीफाई करके। तो रेटिना के पास जो लाइट अवेलेबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, इसीलिए डीम लाइट में भी देखी गई चीज़ें, प्रेजेंट चीज़ों को ये जो एनिमल्स होते हैं आसानी से डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
और यही लाइट रेटिना से होता हुआ बाउंस करता हुआ आइज बॉल से बाहर भी निकलते हैं, जो कि ग्लो करते हैं। और ये ग्लो मेनली रेडिश येलोइश येलो ग्रीनिश टाइप का ही होता है, क्योंकि इसके जो टैप्टम लुसिडम होता है उसका जो कलर होता है, उनमें जो कलर कंपोजिशन होता है वो इससे मैच करते हैं। जिस दूसरे इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, क्या आपने कभी ठंड के मौसम में सुबह के समय अपनी परछाई के आसपास या अपनी परछाई का जो सर होता है, हमारे शैडो में जो सर का एरिया होता है उसके आसपास किसी ग्लो को बनते हुए देखा है? ये जो ग्लो होता है उसे कहते हैं सेलेनीज हॉलो। ये क्यों बनता है? वो ठंड में ही बनेगा जब फ्रॉस्ट होते हैं, यानी कि आइसी क्रिस्टल पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस में, एटमॉस्फेयर में होते हैं। दरअसल ये इसके बनने का रीजंस है, वो हॉलो यानी आइसी क्रिस्टल से ही है। जब भी ठंड के महीने में सन की किरणें, सूरज की किरणें जो होती हैं हमारे बॉडी से होती हुई एक शैडो फॉर्म करती हैं, जो कि काफ़ी लंबी होती हैं। इस शैडो में खासकर हमारे सन के पोर्शन में आसपास, उस जहाँ पे हमारा शैडो बनता है वहाँ पे जो आइसी क्रिस्टल्स होते हैं, यानी जो फ्रॉग होते हैं या मिस्ट जो होते हैं, जिसमें कि आइसी क्रिस्टल जिसे कहते हैं, वो आइसी क्रिस्टल्स एक तरीके से लेंस के रूप में काम करते हैं। कैसे? जो भी रिफ्लेक्शंस, यानी जो भी सनलाइट आ रही है, उन सनलाइट के लिए एक तरीके से ये लेंस की तरफ काम कर रहे हैं, जिसको वो कन्वर्स कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, यानी हमारे चेहरे के ठीक सेंटर पे, यानी सेंटर या आसपास पे उसे कन्वर्ज कर रहे हैं, एक तरफ एक बिंदु पे फोकस करवा रहे हैं। ये जो कन्वर्जिंग लाइट है, यानी एक तरफ सिकुड़ा हुआ जो लाइट है जो कि एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, जैसे ही रिफ्लेक्ट करके वापस उस लेंस के पास आता है, वह जो लेंस होता है दोबारा उसको फोकस कर देता है उसी पॉइंट पे, यानी जो आइसी क्रिस्टल हो रहे हैं वो दोबारा उस चीज सनलाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। जिसके कारण एक हॉलो इफेक्ट बनता है हमारे चेहरे के आसपास। इसे हम कैट आई रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं। यानी एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट किया आइसी क्रिस्टल्स ने, एक लेंस के रूप में काम करते हुए जो फोकस करवाया हमारे चेहरे के आसपास उस लाइट को, दोबारा जैसे ही वो लाइट रिफ्लेक्ट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के उस आइसी क्रिस्टल्स के पास आते हैं, वो क्रिस्टल दोबारा उससे रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसी पॉइंट पे और भी कंसंट्रेटेड रूप में। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक ग्लो बन जाता है हमारे चेहरे के आसपास। ये फिनोमिनन केवल विंटर में, यानी ठंड के महीने में ही होती है, और वो भी जब मौसम भीगा होता है, यानी कि क्रिस्टल्स एटमॉस्फेयर्स में होते हैं, खासकर आइसी क्रिस्टल्स होते हैं। जिस तीसरे फिनोमिनन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्लाउड, यानी बादलों के सिरों पर, बादलों के किनारे कभी कभी बनने वाले ऐसे लेयर के बारे में जो कि सिल्वरी होता है, शाइनी होता है, रेडिश होता है, ब्राउनिश होता है, या फिर किसी और ब्लूइश होता है, किसी और कलर के होते हैं। क्या आपको मालूम है इंद्रधनुष कैसे बनता है? ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बादलों में ऐसे रंग जो कभी कभी आते हैं लाल रंग के, या फिर सिल्वरी कलर के, या फिर ग्रीन कलर के, या फिर येलोइश, आखिर ये कैसे बनते हैं? दरअसल ये फिनोमिनन होता है हमारे लाइट के, सनलाइट के एक प्रॉपर्टी, एक गुण के कारण, जिसे कहते हैं वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ द सनलाइट। सनलाइट के पास दो प्रॉपर्टी होते हैं। एक तरफ तो वो पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है, पार्टिकल्स यानी कण की तरह बिहेव करता है, वहीं दूसरी तरफ वो एक वेव की तरह यानी तरंगों की तरह भी बिहेव करता है। तरंग के रूप में हम बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं जिस तरीके से एक हीटर का कॉइल होता है, उस कॉइल को हम अगर खींचें तो किस तरीके से बनता है, जिस तरीके से ऊपर नीचे एक स्प्रिंग सा बनता है, बिल्कुल उसी तरीके की प्रॉपर्टी सनलाइट में भी होती है। यानी लाइट जो होते हैं उनके पास एक पार्टिकल
कण की तरह बिहेवियर होता है, वहीं वो वेव यानी तरंगों के रूप में बिहेव करते हैं। क्योंकि लाइट के पास तरंग की प्रॉपर्टी भी होती है, बिहेवियर भी होता है, गुण भी होते हैं, तो लाइट जब भी किसी ऐसे ऑब्स्टिकल से पास करते हैं जहाँ पे जो कि काफ़ी छोटा है, यानी लाइट के वेवलेंथ से अगर वो ऑब्स्टिकल जहाँ से वो लाइट को पास करना है अगर वो छोटा है, रिजल्ट क्या होगा, लाइट जो होगी अपने वेव नेचर के कारण यानी तरंग के गुणों के कारण उसे किनारों पर मुड़ जाएगी। आमतौर पे लाइट अगर हम पार्टिकल के रूप में माने तो लाइट को सीधे डायरेक्शन में चलना चाहिए, लेकिन कई बार आप देखोगे भी कि लाइट एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप क्या करो, एक कमरे में एक लाइट जला दो और एक दूसरा कमरा बिल्कुल डार्क कर दो। उस कमरे में जो डार्क है और जिस कमरे में आपने लाइट जलाया है उसके बीच में एक छोटा सा छेद कर दें, दरवाजे में एक छोटा सा छेद करें जिससे लाइट पास करे। आप दूसरे कमरे में देखोगे जिस कमरे में लाइट नहीं है कि इस होल से यानी एक छोटे से छेद से लाइट आ तो रही है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में आने के बाद लाइट फैल जा रही है पूरे कमरे में। इसी को कहते हैं एक फिनोमिनन जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शंस। इस डिफ्रैक्शन के फिनोमिनन के कारण ये जो सिल्वरी लाइनिंग होती है यानी रेड, या फिर जो बादलों में रेड कलर की लाइनिंग होती है या जो रेड कलर बनता है, या फिर डिफरेंट कलर के जो बादल बनते हैं या उनके ऊपर जो लाइनिंग बनती है, वो यही रीजन है डिफ्रैक्शंस का। जहाँ पे सूर्य की किरणें जब इन बादल के यानी ये बादल के ड्रॉप से यानी वाटर के ड्रॉप से टकराती हैं और एटमॉस्फेयर के कई लेयर को ट्रेवल करती हैं, वैसे हालत में ये जो बादल के कण होते हैं, क्लाउड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकराने के बाद उनके सिरों से ये डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके सिरों से टकराने के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि रेनबो करता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन की बात हो रही है जिसके अंदर वो अपने वेव नेचर के फॉलो करने के कारण उसके पाथ से ही डाइवर्ट हो जा रहे हैं, उस पाथ में फैल जा रहे हैं। इसी कारण जो अलग अलग वाइट लाइट में जो अलग अलग कलर होते हैं वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फैल जाते हैं और सबसे ज़्यादा वही उसी कलर का लाइट फैलेगा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब इसलिए बात है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और रेड कलर ज़्यादा फैलेगा, तो कभी कभी हमें आसमान में बादल लाल कलर के दिखते हैं, सिल्वरी, यानी कि यहाँ पे कंबाइंड रूप से हो जाएगा। जब कई सारे कलर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग हो जाती है, यानी जब डिफरेंट कलर की रिफ्रैक्शन यानी डाइवर्जेंस जब एक सेम अमाउंट में होगा तो सिल्वरी कलर बन जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग कलर का जो वेवलेंथ होगा, जितना ज़्यादा वो डिफ्रैक्ट करेगा यानी कि जितने ज़्यादा वो फैलेगा एटमॉस्फेयर में, उसी कलर के बादल के फिनोमिनन हमें दिखेंगे। तो ये एक ऐसे फिनोमिनन है जो कि रेनबो टाइप के फिनोमिनन से अलग है और इसका रीज़न जो होता है डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि उस लाइट का अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाना और डाइवर्ट करने के बाद फैल जाना।